क्या होगा अगर पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा नाटो नहीं है, यह प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उनके अपने मंत्री हैं। अलेक्सी नवल्नी रूस के विपक्षी नेता का निधन हुआ। मॉस्को की ऑल गर्ल पंक बैंड राष्ट्रपति पुतिन के विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। रूस में एक कार्यकर्ता और क्रेमलिन आलोचक की गिरफ्तारी के विरोध में 1000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। रूस की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध से परेशान है और वित्त मंत्री के अनुसार मॉस्को के नुकसान बढ़ रहे हैं। और रूस में पुतिन की सत्ता का विरोध करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को ये होते हुए देखने का मौका नहीं मिला। तो रूस में गड़बड़ क्या है? 2025 सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में रूस के अर्थव्यवस्था मंत्री मैक्सिम रोशेतनिकोव ने पहले कभी न किया गया काम किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आसन्न मंदी और रूस की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति की चेतावनी दी। उन्होंने यह बात बंद दरवाजों के पीछे नहीं, धीमी आवाज में नहीं, बल्कि कैमरों और ताकतवर लोगों के सामने कही। इस स्वीकारोक्ति के बाद पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। तुरंत ही अन्य अधिकारी कहानी घुमाने लगे। शीर्ष बैंकर आपस में असहमत थे और पुतिन इन्हें बकवास कहकर टाल रहे थे। हम जो देख रहे हैं वह एक दुर्लभ क्षण है जहां पुतिन को चुनौती मिल रही है, बाहर वालों से नहीं बल्कि अंदर के लोगों से। इस वीडियो में जानेंगे कि रूस के शीर्ष अधिकारियों की अफरा तफरी पुतिन की कमजोर होती सत्ता पर कैसे असर डाल रही है। अगर पुतिन के करीबी बोलने लगें तो कुछ बड़ा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण पल ध्यान देने योग्य हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ये कहानियां दुनिया तक पहुंचती हैं। हम आभारी हैं। आइए सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से शुरू करें, जहां विद्रोह की चिंगारी उठी थी। यह फोरम रूस का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है, जिसमें नेता, व्यापारी और विदेशी मेहमान व्यापार पर चर्चा के लिए जुटते हैं। यह देश की ताकत दिखाने के लिए होता है, लेकिन इस बार यह कुछ असहज सच्चाइयों के मंच में बदल गया। इस सबके केंद्र में थे मैक्सिम रोशेतनिकोव, रूस के आर्थिक विकास मंत्री। वह कोई बाहरी आलोचक नहीं है। वह पुतिन की कैबिनेट में हैं और सरकार के अहम हिस्से की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रोशेतनिकोव कुछ वर्षों से इस भूमिका में हैं। प्रतिबंधों और युद्ध के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिम के पास क्षेत्रीय शासन और अर्थशास्त्र का अनुभव है, जिससे उनकी चेतावनी और अहम हो जाती है। इसके अलावा इससे पहले वे परम के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने स्थानीय बजट और विकास योजनाओं से निपटा था। उन्हें अनुभव हुआ कि नीतियां रोजमर्रा के काम को कैसे प्रभावित करती हैं। इसलिए उनका यह फूटना और भी सोच समझ कर था। फोरम में रोशेतनिकोव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस मंदी के कगार पर है। यह विश्लेषण मौजूदा कारोबारी माहौल और अन्य संकेतकों पर आधारित था। उन्होंने कंपनियों के घटते भरोसे की ओर इशारा किया और कहा कि ऐसे हालात बने रहे तो अर्थव्यवस्था ठंडी और रुक सकती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए आर्थिक हाइपोथर्मिया शब्द का भी इस्तेमाल किया, जैसे पूरा सिस्टम इतना ठंडा हो रहा है कि शायद आसानी से उबर न पाए। रोशेतनिकोव ने इसे आंशिक रूप से सख्त मौद्रिक नीति के कारण बताया। उन्होंने कहा कि ऊंची ब्याज दरें कारोबारों पर दबाव डाल रही हैं और विकास मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, रूस मंदी में जाएगा या नहीं, यह तेज बदलावों पर निर्भर है। इसमें ऐसी नीतियों को ढीला करना शामिल है जो अर्थव्यवस्था को कुछ राहत देती हैं। उन्होंने मंदी को और खराब होने से रोकने के लिए तेज समर्थन की मांग की। यह तब हुआ जब विकास दर धीमी पड़ी। 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी सिर्फ 1.4% रही। और जब आप इसमें यह जोड़ते हैं कि यह आंकड़ा शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि यह कोई अनौपचारिक टिप्पणी या निजी बैठक में कही गई बात नहीं थी। यह सब रूस के चुनिंदा लोगों और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की भीड़ के सामने हुआ, जिससे यह और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन गया। लेकिन इस सच को बताना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि यह सीधे सीधे क्रेमलिन की मुख्य कहानी के खिलाफ जाता है। पुतिन और उनकी टीम कहती रही है कि अर्थव्यवस्था स्थिर है, बल्कि कुछ मामलों में तो सैन्य खर्च और नए बाजारों की ओर रुख करने की वजह से फल फूल भी रही है। उन्होंने 2024 के लिए 4.3% जैसी जीडीपी वृद्धि दर को यह साबित करने के लिए प्रचारित किया है कि प्रतिबंध काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोशेतनिकोव की चेतावनी अलग तस्वीर दिखाती है। उनकी सच्चाई एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां विकास धीमा हो रहा है, विश्वास घट रहा है और संकुचन का खतरा वास्तविक है। वे कह रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं और समस्याएं छुपा रहे हैं। किसी कैबिनेट मंत्री का यह बात सार्वजनिक रूप से कहना दिखाता है कि समस्याएं अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही इसका मतलब पुतिन की नाराजगी का जोखिम उठाना हो। यह व्यापक चिंताओं से भी जुड़ा है।
जैसे रूस के युद्धकालीन खर्च अब समस्याएं पैदा करने लगे हैं। रक्षा से जुड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के हिस्से भी संकट में हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। बगावत के साथ ही पुतिन के अन्य शीर्ष अधिकारी भी वही चेतावनियां दोहराने लगे। इनमें से एक प्रमुख आवाज रूस के केंद्रीय बैंक की प्रमुख एल्वीरा नेब्यूलिना थी। वह 1 दशक से ज्यादा समय से जिम्मेदारी संभाल रही हैं और 2014 के प्रतिबंधों व मौजूदा युद्ध में मौद्रिक नीति को दिशा दे रही हैं। वह पैसे के मामले में बेहद सतर्क रहने के लिए जानी जाती हैं और हमेशा इस बात पर नजर रखती हैं कि कीमतें बहुत तेजी से न बढ़ें। 2025 सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस की हालिया आर्थिक बढ़त, जो युद्ध खर्च और तात्कालिक उपायों से आई थी, अब थम गई है। कारखाने अपनी सीमा पर थे, पैसे की कमी थी और मजदूरों पर बोझ बढ़ रहा था। उनके अनुसार विकास के पुराने साधन अब पर्याप्त नहीं हैं। यह सिर्फ संख्या घटने की बात नहीं थी, बल्कि सिस्टम का ईंधन खत्म हो रहा था। उन्होंने बताया कि देश पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने एक नई, मजबूत और स्थिर योजना पर जोर दिया ताकि युद्ध खर्च से मिली अस्थायी बढ़त की जगह ली जा सके। उनकी आवाज ऐसी नहीं थी जैसे कोई वर्तमान स्थिति का समर्थन कर रहा हो। वह तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई खतरे की घंटी बजा रहा होता। बिल्कुल, सभी इनसे सहमत नहीं थे। असली ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। वहीं उसी मंच पर दूसरे शीर्ष अधिकारी उनका विरोध कर रहे थे, उनकी चिंताओं को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी की लाइन पर टिके हुए थे। पहले क्रेमलिन के वित्त मंत्री अंतोन सिलुआनोव थे, जो पुतिन की आर्थिक टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं। वह वही व्यक्ति हैं जो देश के बजट पर नजर रखते हैं, टैक्स संभालते हैं और यह तय करते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। सिलुआनोव के पास वित्त क्षेत्र का लंबा अनुभव है। 1990 के दशक से मंत्रालय में काम कर रहे हैं और वे झटकों से निपटने के लिए भंडार बनाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है, चाहे कुछ भी हो। रोशेतनिकोव की चेतावनी पर सिलुआनोव ने विरोध जताया। उन्होंने तर्क दिया कि मंदी की उम्मीद थी, यह कोई चिंता की बात नहीं है। उनके नजरिए में यह मंदी कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने बताया कि 2025 के शुरुआती महीनों में रूस की जीडीपी करीब 1.5% बढ़ी है। यह पहले से धीमा है, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जो तेजी थी वह हमेशा नहीं रह सकती और अब चीजें सामान्य हो रही हैं। उनका मानना है कि ऐसा होना ही था, लेकिन रूस तैयार है। सिलुआनोव के अनुसार देश ने इस बदलाव से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार बना लिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध को ध्यान में रखकर बजट फिर से बना रहे हैं, रक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, बाकी सब जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं। हरमन ग्रेफ और अंद्रेई कोस्टिन, मैक्सिम रोशेतनिकोव तथा एल्वियोरा नेब्यूलिना की चेतावनियों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। स्परबैंक के प्रमुख ग्रेफ ने माना कि अर्थव्यवस्था परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति में है। उन्होंने ऊंची ब्याज दर, बढ़ती महंगाई और मजबूत रूबल को मुख्य समस्या बताया। उन्होंने कहा कि ये चीजें कंपनियों के मुनाफे को नुकसान पहुंचा रही हैं और पैसे उधार लेना मुश्किल कर रही हैं। ग्रेफ ने यह भी तर्क दिया कि रूबल बहुत मजबूत है और सुझाव दिया कि इसे डॉलर के मुकाबले 100 से ऊपर के स्तर पर ट्रेड होना चाहिए, न कि मौजूदा 78 के आसपास। उन्होंने कहा कि इससे निर्यातकों को मदद और बजट पर दबाव कम होगा। उन्होंने अपने शब्दों को तोल मोल कर कहा, कोशिश की कि खराब स्थिति को संभालने लायक दिखाया जा सके। वीटीबी बैंक के सीईओ कोस्टिन ने अलग अंदाज में बात की। उन्होंने मंदी नहीं देखी, लेकिन कहा कि अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ रही है। उन्होंने अपने संदेश को नरम करने के लिए मौसम से जुड़ी उपमाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी यह स्वीकार किया कि महंगा कर्ज कारोबारों के लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। कोस्टिन ने कहा कि सैन्य खर्च मुद्रास्फीति बढ़ा रहा है और कुछ उद्योगों के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने पुनर्गठन पर जोर दिया और चेताया कि अक्षम क्षेत्रों को बचाना हालात बिगाड़ेगा। उन्होंने समस्याओं से इनकार नहीं किया, लेकिन ग्रेफ और कोस्टिन ने बातचीत को शांत बनाए रखा। उनकी प्रतिक्रियाएं आशावादी कम और सतर्क ज्यादा थीं, लेकिन यह साफ था कि रोशेतनिकोव और नेबुलिना जितनी चिंता उन्हें नहीं थी, या शायद वे पुतिन के गुस्से से बचने के लिए सतर्क थे। यह बहस मंच पर पैनलों में हुई, जहां अधिकारी दर्शकों के सामने बहस कर रहे थे। यह मॉस्को की छवि के लिए शर्मनाक पल था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम देश के सामने एकता और आत्मविश्वास दिखाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसके बजाय इसने शीर्ष स्तर पर विभाजन को उजागर कर दिया, जहां अर्थव्यवस्था मंत्री ने खतरे की घंटी बजाई, जबकि अन्य वित्तीय प्रमुखों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। तनाव सिर्फ आंकड़ों को लेकर नहीं था, यह अलग अलग लक्ष्यों को लेकर था। रोशेतनिकोव विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मंदी से बचना चाहते हैं।
नेबुउलिना, जो केंद्रीय बैंक चलाती हैं, महंगाई को नियंत्रण में रखने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। सेल्यूनो बजट संतुलित रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कीमतें और लागत बढ़ रही हैं। लेकिन इन सबके पीछे असली मुद्दा और भी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या पुतिन की आर्थिक योजना वाकई में ज्यादा समय तक टिक सकती है? यह विभाजन केवल नीति मतभेद नहीं, बल्कि गहरी दरारें दर्शाता है। एकता दिखाने वाली टीम में ये सार्वजनिक बहसें नेतृत्व में गहरी दरारें दर्शाती हैं। यह समझने के लिए कि अर्थव्यवस्था पर यह अलग अलग सहमति क्यों मायने रखती है, हमें यह जानना होगा कि रूस की अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है। साफ तौर पर कहें तो क्रेमलिन के पास एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था है। महंगाई एक बड़ी समस्या रही है, जो हाल के समय में लगभग 10% के आसपास रही है। यह लोगों की बचत को खत्म कर देता है और रोजमर्रा के खर्चे जैसे खाने पीने से लेकर बिजली पानी तक सब कुछ महंगा कर देता है। केंद्रीय बैंक इससे निपटने के लिए ऊंचे ब्याज दरों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इस साल लगभग 20% के आसपास बनी हुई है। यह अब भी अधिक है, जिससे कारोबारियों व उपभोक्ताओं के लिए लोन महंगा होता है। इस सब का असर निवेश और खर्च को धीमा करने पर पड़ता है। जीडीपी की वृद्धि भी पिछड़ रही है। 2025 में अनुमान 1-2% हैं, जो सरकार के 2.5% लक्ष्य से कम है। यह 2024 की 4.3% गिरावट से तेज है, जो दर्शाता है कि सैन्य खर्च की रफ्तार अब धीमी हो रही है। 2026 में 1.5% वृद्धि और मुद्रास्फीति के 6.8% तक घटने की उम्मीद है। यह तभी संभव है जब नीतियां सख्त रहें। रूस के बड़े बैंक भी अब अलार्म बजा रहे हैं। स्पिटर बैंक को ही लें, जो देश का सबसे बड़ा ऋणदाता है। उन्होंने कहा कि निवेश धीमा है क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा हैं और भविष्य अनिश्चित है। उन्हें चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो और लोग अपने ऋण चुका नहीं पाएंगे। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इससे बैंकिंग सिस्टम के लिए गंभीर परेशानी खड़ी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो सिस्टम 1 साल में संकट में आ सकता है। पहले से ही कंपनियों और आम लोगों दोनों की तरफ से ज्यादा लोन नहीं चुकाए जा रहे हैं। युद्ध की लागत और प्रतिबंध अब बैंकों को भी प्रभावित कर रहे हैं। कुछ उद्योगों में बकाया लोन 15% तक बढ़े हैं। बाहरी समूह भी इन समस्याओं को देख रहे हैं। रिपोर्टों में यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित रिपोर्टें भी हैं, जो अर्थव्यवस्था को अपेक्षा से अधिक नाजुक दिखाती हैं। रूस अभी भी तेल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन मूल्य सीमा और बहिष्कारों के कारण उन्हें बेचना अब और भी कठिन होता जा रहा है। 2025 के पहले हिस्से में तेल से होने वाली आय पिछले साल की तुलना में 20% गिर गई। इसीलिए सरकार को अंतर को पूरा करने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करना पड़ा। उस बचत खाते को नेशनल वेल्थ फंड कहते हैं, जो आक्रमण के बाद से आधा होकर जुलाई 2025 तक करीब $166.8 बिलियन रह गया है। सरकारी खर्च ऊंचा है और घाटा जीडीपी का 3.8% पहुंच गया है, जिससे दबाव बढ़ रहा है। ये समस्याएं यूं ही नहीं हो रही हैं। ये सब युद्ध के दबाव और उसके बाद लगे प्रतिबंधों से जुड़ी हुई हैं। रूस का सैन्य खर्च अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मददगार रहा है, जो इस साल कुल उत्पादन का 6% है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के खर्च के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था गर्म हो गई और मजदूर सेना या रक्षा कारखानों में चले गए। बाकी क्षेत्रों में कम लोग बचे। कागजों पर बेरोजगारी दर 2.5% पर कम दिखती है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ उद्योगों में कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए वेतन 10% तक बढ़ाया गया है, लेकिन इससे समस्याएं भी हैं। देखिए, इस तरह की वेतन वृद्धि कीमतों को और भी ऊपर धकेल देती है, जिससे महंगाई और बढ़ जाती है। साथ ही व्यवसायों के लिए टिके रहना मुश्किल हो रहा है। वे पहले पश्चिम से आयात किए पुर्जे या तकनीक नहीं ला पा रहे, जिससे फैक्ट्रियां उतनी कुशलता से नहीं चल रही हैं। 2025 की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन सिर्फ 2% बढ़ा, जो उस देश के लिए कम है जो सब कुछ ठीक दिखाना चाहता है। इन कमियों को पूरा करने के लिए रूस ने ज्यादा आयात करना शुरू किया, लेकिन इससे उसकी विदेशी मुद्रा बचत भी कम हो गई। सरकार कहती है सब ठीक है, पर असल में अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। शीर्ष अधिकारियों रोसेतनिकोव, नाबुउलिना और सिलोउनोव के मतभेद सिर्फ राय में अंतर नहीं है। ये सिस्टम की असली दरारें दिखाते हैं, जहां युद्ध की मांग स्थिरता की जरूरत से टकरा रही है। इसी वजह से अब और भी आवाजें गहरी बदलावों की मांग करने लगी हैं। इस घटना के अलावा भी कई संकेत हैं कि पुतिन का आंतरिक समूह टूट रहा है। यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है। कुछ मंत्री चुपचाप विरोध कर रहे हैं, भले ही वह बहुत सूक्ष्म हो। कुछ मंत्रियों ने अपने ही विभागों में समस्याओं के बारे में इशारे देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए
परिवहन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सड़कों और रेलवे की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उनके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं है। पुतिन इससे नाखुश हैं। क्षेत्रीय नेताओं का कहना है कि बुनियादी ढांचे के लिए बजट सीमित हैं। बिजली कटौती और बढ़ती लागत ने दबाव बढ़ाया है। इसी समय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपीय संघ की रिपोर्टों के अनुसार अभिजात वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। व्यापारिक नेता बंद दरवाजों के पीछे बैठकें कर सरकार की नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं क्योंकि प्रतिबंधों से उनके मुनाफे पर असर पड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक ये छुपे नुकसान देश के कुल उत्पादन का 35.7% तक हो सकते हैं, जो काफी बड़ा है। युद्ध सिर्फ नेताओं को ही नहीं बांट रहा है, यह आम लोगों को भी बांट रहा है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अब अधिक रूसी पूछ रहे हैं, क्या यह संघर्ष इसकी कीमत के लायक है? यह बात अब और भी सच है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है और पैसों की तंगी बढ़ती जा रही है। रूस की नेतृत्व व्यवस्था में छंटनी और अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इसी दौरान यह सब हो रहा है। पिछले साल पुतिन ने अहम पदों में बदलाव किए, जो मई 2024 में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने से शुरू हुए। शोइगु को पूरी तरह नहीं हटाया गया। उन्हें सुरक्षा परिषद के सचिव की नई जिम्मेदारी मिली, पर उनके कई डिप्टी इतने भाग्यशाली नहीं थे। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अप्रैल 2024 के अंत से कम 6 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को रिश्वतखोरी और खराब प्रबंधन जैसी वजहों से हिरासत में लिया गया। तिमूर इवानोव उप रक्षा मंत्री पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगा। एक और यूरी कुजनेत्सोव के पास छुपा कर रखी गई नकदी और सोने की ढेर सारी रकम पकड़ी गई, जिससे यह साफ हो गया कि भ्रष्टाचार की समस्या कितनी बड़ी है। और सफाई यही नहीं रुकी, सूची में और भी नाम जुड़ते गए, जैसे कि सैन्य कार्यालयों से इवान पोपोलोव्स्की और ग्रिगोरी जोरिन और जनरल जैसे वादिम शेमेरिन और व्लादिमीर वेरतिलेत्स्की। यह क्षेत्रीय राजनीति तक फैल गया। राज्यपालों और स्थानीय अधिकारियों को बर्खास्त या गिरफ्तार किया गया, जैसे पूर्व उप प्रमुख मैक्सिम इगेरोव। इन सबने सरकार में गहरे डर का माहौल बना दिया है। 2024 के अंत तक गिरफ्तारियां जारी रहीं। नवंबर में मेजर जनरल मिर्जा मिर्जाएव भी पकड़े गए। 10 से अधिक जनरलों और शीर्ष अधिकारियों पर धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। और जैसे ये सब काफी नहीं था, वैसे ही उच्च वर्ग के बीच कई अजीब और परेशान करने वाली मौतें भी हुई हैं, जिन्होंने शीर्ष पर बैठे लोगों को और भी ज्यादा हिला दिया है। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, हाई प्रोफाइल लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मरने लगे। सबसे चौंकाने वाली मौतों में से एक थी रोमन स्टारोवोइट, जो पूर्व परिवहन मंत्री थे। उन्हें इस साल जुलाई में पुतिन द्वारा बर्खास्त किए जाने के कुछ ही घंटों बाद अपनी कार में गोली लगने से मृत पाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह आत्महत्या थी, लेकिन समय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उसी समय ट्रांसनेफ्ट के उपाध्यक्ष आंद्रेई बेदिलोव मॉस्को में अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गए, जिससे ऐसी घटनाओं की सूची में एक और नाम जुड़ गया। वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकारियों के अजीब तरीकों से मरने का यह एक पैटर्न बन गया है। मार्च 2024 में लुकोइल के उपाध्यक्ष विताली रोबर्टिस अपने कार्यालय में मृत मिले। मौत का कारण नहीं बताया गया। कुछ लोग मानते हैं टर्निंग पॉइंट 2023 का वह विमान हादसा था जिसमें येवगेनी प्रिगोझिन मारे गए, लेकिन तब भी मौतें नहीं रुकीं। इरना पोदनोसोवा, जो एक शीर्ष न्यायाधीश थीं और कभी पुतिन की सहपाठी रही थीं, 2025 में एक बीमारी के कारण मानी गई मौत के बाद चल बसीं। हालांकि गुपचुप तरीके से कुछ साजिश की अफवाहें भी थीं। कुछ मामलों में ओलिगार्क्स और व्यवसायियों की रहस्यमय मौतें भी हुईं। उनमें से कुछ को फांसी पर लटका हुआ पाया गया, तो कुछ अजीब हादसों में मारे गए जिनकी कोई स्पष्ट वजह नहीं थी। युद्ध के बाद से 13 वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकारी मारे गए हैं। इतनी रहस्यमयी मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन सब कारणों से डर का माहौल है, जहां कई उच्च वर्ग के लोग खुद को हमेशा खतरे में पाते हैं, चाहे वे कितने भी वफादार हों। तो आप देख सकते हैं, अब यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं रह गई है। पुतिन के घेरे में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। ये सफाई अभियान घर की सफाई और ताकत दिखाने के साथ ऊपर वालों की सनक और डर भी दिखाते हैं। अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे बिना सवाल किए आदेश का पालन करें और यह प्रचार करें कि रूस हर मोर्चे पर जीत रहा है। किसी भी तरह की भटकाव को सख्ती से सजा दी जाती है, चाहे वह गिरफ्तारी हो, पदोन्नति हो या उससे भी बुरा बाहर निकाल देना हो। इसके बावजूद रोसेतनिकोव ने खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई। वह ऐसा क्यों करेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि व्यापारिक अभिजात वर्ग नुकसान और पतन से बचने के लिए बदलाव चाहता है, क्योंकि गैर रक्षा क्षेत्रों में मुनाफा 20% तक गिर गया है।
कुछ लोग मानते हैं कि वह खुद को बचाने और विकास की धीमी गति के कारण समय रहते वास्तविकता से जुड़ना चाहते हैं। या ये चिंता सही है कि अर्थव्यवस्था खाई की ओर जा रही है, क्योंकि दरों में राहत न मिलने पर पूर्वानुमान ठहराव दिखाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, यह दिखाता है कि वफादारी की कीमत बढ़ती जा रही है और हर कोई इसे आंख बंद करके चुकाने को तैयार नहीं है। अभिजात वर्ग में बेचैनी बढ़ रही है। कुछ लोग विदेश जा रहे हैं या संपत्तियां छुपा रहे हैं, जबकि अरबों की निकासी हो चुकी है। पुतिन के अधीन सेवा करना हमेशा एक सावधानी पूर्वक संतुलन साधने जैसा रहा है, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। सार्वजनिक अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे क्रेमलिन का संदेश दोहराएं, चाहे तथ्य अलग हों। इसी वजह से रोशेतनिकोव के साथ यह पल खास है। यह सिर्फ असहमति नहीं है, यह पुतिन के शासन की नींव को कमजोर करता है, जो उनकी मजबूत और स्थिर नेतृत्व क्षमता पर टिका है। 20 से भी ज्यादा सालों से पुतिन यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही देश को एकजुट रखे हुए हैं और उनके आसपास के सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सार्वजनिक मतभेद बताते हैं कि यह छवि अब कमजोर पड़ रही है और अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। युद्ध खर्च के कारण महंगाई और श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। फिलहाल मुख्य क्षेत्रों में करीब 20 लाख श्रमिकों की कमी है। इस तरह की समस्याएं दिखाती हैं कि देश के नेता अब एकमत नहीं हैं। आर्थिक फैसले अब गंभीर सवाल बन गए हैं, जैसे क्या युद्ध जारी रखना संभव है जब हर साल 10 ट्रिलियन रूबल से ज्यादा खर्च हो रहा है। सबसे अहम बात यह दिखाता है कि डर लोगों को हमेशा चुप नहीं रख सकता। 2025 के मध्य तक सर्वे दिखाते हैं कि 40% रूसी युद्ध में विश्वास खो चुके थे, जिससे और दरारें आने के संकेत मिलते हैं। अगर पुतिन अर्थव्यवस्था पर अपने मंत्रियों को नहीं काबू कर सकते तो वह देश को कितने समय तक एकजुट रखेंगे, यही सवाल उठता है और यह मॉस्को के सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। इस शासन ने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर दरार उसकी ढाल को कमजोर करती है। व्यापारिक अभिजात वर्ग या तो देश छोड़कर भाग रहे हैं या अपनी संपत्ति विदेशों में छुपा रहे हैं, और इन नियंत्रणों के बावजूद अरबों की रकम बाहर जा रही है। ब्रेन ड्रेन जारी है। 2022 से 10 लाख कुशल कर्मचारी देश छोड़ गए हैं। तेल गैस पर सख्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से राजस्व पर दबाव बना है। स्थिति के अनुसार रूस की आय 2026 तक 10% और घटने की संभावना है। इस युद्ध ने रूस को सिर्फ जान और पैसे में ही नहीं, बल्कि उस भरोसे में भी भारी कीमत चुकाई है जो पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। जैसे जैसे अधिकारी दीवार की बात समझते हैं, विरोध बढ़ सकता है, चाहे शांत लॉबिंग हो या साहसी बयान। मेरी बात गलत मत समझिए, यह क्रेमलिन का अंत नहीं, पर बड़े बिखराव की शुरुआत हो सकती है। इन आंतरिक चुनौतियों के कारण नेता की छवि कमजोर हो रही है और आगे की घटनाएं रूस व दुनिया में उसकी स्थिति बदल सकती हैं। अभिजात वर्ग की बढ़ती बेचैनी और आर्थिक चुनौतियों के साथ मिलकर आगे कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती है, चाहे वह महत्वाकांक्षाओं को कम करना हो या और अधिक अस्थिरता का जोखिम उठाना हो। फिलहाल रोशेतनिकोव के शब्द एक सख्त याद दिलाते हैं कि सबसे नियंत्रित व्यवस्थाओं की भी अपनी सीमाएं होती हैं।